सो हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष और आज की इस वीडियो में हम यार क्लास 11 इकोनॉमिक्स के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलो यार टाइम को वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली क्वेश्चन पर आते हैं। देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है, जीवन के सामान्य कारोबार वाक्यांश से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पे देखो जीवन से रिलेटेड है, मतलब अगर हम जीविका चलाने के लिए हमको क्या चाहिए, आर्थिक कार्य करना पड़ेगा, पैसे इनकम जनरेट करना पड़ेगा। तो बताओ क्या होगा, जीवन के सामान्य कारोबार वाक्यांश से क्या तात्पर्य है। तो मनुष्य का आर्थिक कार्य से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके अध्ययन का संबंध अर्थशास्त्र से नहीं है। तो इसमें देखो यार, उत्पादन, उपभोग और वितरण जो है इनका संबंध अर्थशास्त्र से है नहीं है। तो सरकार का गठन नहीं है, वो पॉलिटिक्स में होता है ना, वो राजनीतिक शास्त्र में होता है। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सरकार का गठन। अगला क्वेश्चन है, सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है। तो सांख्यिकी का जनक कहा जाता है गॉटफ्राइड एकेनवाल को, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। और अगर यहाँ पे देखिए अर्थशास्त्र को समष्टि और व्यष्टि में किसने बांटा था, तो रेगनर फ्रीस ने। और अर्थशास्त्र के जनक पूछेगा तो एडम स्मिथ लगाना। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें दिया है बहुवचन में सांख्यिकी से क्या तात्पर्य है। तो सांख्यिकी का मतलब बहुवचन में होता है आंकड़ा, डाटा से। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे है, अर्थशास्त्र में किस प्रकार के आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है, मात्रात्मक या फिर गुणात्मक, या नहीं तो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। तो देखो यार, इनमें जो है, इसमें अर्थशास्त्र में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अगर पूछेगा ज्यादा मात्रा में किसका उपयोग किया जाता है, तो मात्रात्मक। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 में संचरित या परिमित उत्तर प्रश्नों में उत्तर के विकल्पों की संख्या कितनी हो सकती है। तो केवल 2। कितना हो सकता है, केवल 2। आगे है, किस प्रकार के आंकड़ों की विश्वसनीयता और सत्यता की जवाबदेही अन्वेषक पर होती है। तो ये जो होता है प्राथमिक क्षेत्रक में जो आते हैं उनमें उनसे जो होता है वो जवाबदेही अन्वेषक पर होती है। अगला क्वेश्चन है, आंकड़ा। अच्छा, इसमें एक चीज और याद रखना कि प्राथमिक क्षेत्रक में वे सारी क्रियाएं वगैरह आता है जो कृषि से रिलेटेड होता है, और द्वितीयक में जो होता है विनिर्माण से रिलेटेड वो क्रियाएं आती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 में आंकड़ा संग्रह के लिए सूचनाएं एकत्रित करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। तो उनको बोलते हैं अन्वेषक या फिर प्रेक्षक। क्या बोलते हैं, अन्वेषक या प्रेक्षक। आगे है, इनमें से किस विधि में प्रगणक का उत्तरदाता से प्रत्यक्ष संबंध होता है। तो जो व्यक्तिगत साक्षात्कार होता है वो उसको हम बोलेंगे कि प्रत्यक्ष संपर्क बनता है। आगे है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सर्वप्रथम कब गणना हुआ था। तो देखो, स्वतंत्रता प्राप्ति जब हुआ 1947 में, तो पहली बार जनगणना हुई थी वो 1951 में हुई थी। कब हुई थी, 1951 में। आगे है, वर्गीकरण आंकड़ों को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया। तो देखो, वर्गीकरण आंकड़ों को हम विभिन्न स्तंभों और पंक्तियों में व्यक्त करते हैं। तो ये कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे है, एक वर्ग का माध्य बिंदु क्या होता है। तो माध्य निकालने का क्या होता है, जितना भी प्रेक्षक है, जितना भी संख्या है सबको जोड़ दो और उतने संख्या से भागा दे दो। यानी कि बोलो क्या होगा कि उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा। मध्य बिंदु निकालने बोला नहीं, देखो माध्य निकालने बोलेगा तो सबको जोड़ से संख्या से भागा दे देना, और मध्य बिंदु बोलेगा तो जो भी उच्च सीमा रहेगा और निम्न सीमा रहेगा उसको जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देना, वो मध्य बिंदु होगा। एग्जाम्पल के लिए मान के चलो, अगर यहाँ पे 2 और 4 का मध्य बिंदु बोले तो इन दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड दे देना। कितना हो जाएगा, बोलो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 में बारंबारता वितरण में अपरिष्कृत आंकड़ों को किस चर में व्यवस्थित किया जाता है या वर्गीकृत किया जाता है। तो मात्रात्मक रूप में। आगे है, निम्नलिखित में से कौन चर संतत चर का एक उदाहरण। तो इनमें से देखो, संतत चर का एक उदाहरण है क्षेत्रफल। क्या है, क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन है, मिलान चिन्हों की गणना कितने समूहों में की जाती है। तो कुल मिलाकर के 5 मिलान चिन्ह आपको पता होगा, 1 2 3 4 इस तरह से किया जाता है, अंतिम में एक ऐसे दे देते हैं। तो इस तरह से कितना होता है, 5। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे है, बिहार के एक शहर में 8 सितंबर 2005 को पेट्रोल डीजल की कीमतों की वृद्धि के विरोध में आयोजित एक बंद के दौरान 5 पेट्रोल पंप खुले और 7 बंद पाए गए, और 2 विद्यालय बंद और 9 विद्यालय खुले पाए गए। यह उदाहरण आंकड़ा के किस प्रकार के प्रस्तुतिकरण को प्रस्तुत करता है। तो ये हो जाएगा पाठ विषयक। क्या हो जाएगा, पाठ विषयक, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। आगे है, कक्षा 11 की अध्यापिका आंकड़ों को पंक्तियां, क्षैतिज और स्तंभों यानी कि ऊर्ध्वाधर रूप में कक्षा में दिखाती है। तो वह आंकड़ों को किस प्रकार प्रस्तुत करती है। तो उसको हम बोलेंगे सारणीकरण। क्या बोलेंगे उसको, सारणीकरण। सारणी में देखो, ये जो होता है इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, और इस टाइप का होता है क्षैतिज। तो एक सारणी के रूप में हम उसको दर्शाते हैं।
आगे है सुमित पिछले 10 वर्षों की अवधि के दौरान एक विद्यालय में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या को सारणीबद्ध करता है। सुमित के द्वारा किया गया विद्यालयों का यह वर्गीकरण क्या कहलाएगा? तो देखो इनमें जो है अवधि दिया है, यानी कि समय को आंकड़ा में प्रस्तुत कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे कालिक। जो कालिक जो होता है वो समय से रिलेटेड होता है। अगला क्वेश्चन है काल श्रेणी आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो तोरण का प्रयोग करते हैं। आगे है तोरण को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको बोलते हैं हम संचयी बारंबारता वक्र। अगला है भारत में प्रथम आधिकारिक जनगणना कब प्रारंभ हुई? तो 1951 में हुई थी। अगला है ब्रिटिश काल में भारत की राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था? तो राष्ट्रीय आय है। राष्ट्रीय आय किसको बोलते हैं? जब टोटल आय को, इनकम को कुल जनसंख्या से भाग देते हैं तो उसको राष्ट्रीय आय बोलते हैं। तो उस टाइम जो है ब्रिटिश काल में किसने प्रारंभ किया था, शुरू किया था? दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है रेलवे ने भारत की अर्थव्यवस्था की संरचना को किस प्रकार प्रभावित किया है? लोग अब लंबी यात्राएं कर सकते हैं, कृषि के व्यवसायीकरण को बढ़ावा मिला है, जान माल की छानी हुई, ए बी दोनों। तो इनमें देखो ये ए और बी दोनों होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि इससे यात्राएं भी बढ़ी है, साथ ही साथ कृषि का वैश्वीकरण में, व्यवसायीकरण में भी वृद्धि हुई है। क्योंकि आयात निर्यात में अब कमी होती नहीं है, इसलिए क्या है कि वो जो है दूसरे देशों से जो है कनेक्शन बन रहा है। आगे है स्वतंत्रता के पश्चात भारत में किस आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया? तो यहाँ पे मिश्रित प्रणाली को अपनाया गया है। आगे है औपनिवेशिक काल में भारत के औद्योगिकरण के पीछे विदेशी शासकों के क्या उद्देश्य रहे हैं? भारत को कच्चे माल का निर्यातक बनाना, भारत को एक विशाल बाजार बनाना, भारतीय उद्योगों का विकास करना। इनमें से देखो ए और बी दोनों होगा। भारत को कच्चे माल का निर्यातक बनाना और भारत के एक विशाल बाजार बनाना दोनों हो जाएगा। चूंकि आपको पता होगा कि जो अंग्रेज जो है वो कितना वर्ष तक शासन किया था? तो कुल 200 वर्षों तक शासन किया था, और उनका मेन उद्देश्य यही था कि यहाँ से कच्चा माल को ले जाए और अपने देशों में, इंग्लैंड में सस्ते दामों में बेचे। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 में किसी वस्तु का कीमत निर्धारण बाजार में किसके द्वारा होता है? मांग के द्वारा या पूर्ति के द्वारा? मांग और पूर्ति दोनों। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मांग और पूर्ति दोनों। मतलब कितना डिमांड है और कितना पूरा कर पा रहा है, उन पर दोनों पर डिपेंड करता है। आगे है राष्ट्रीय योजना समिति का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय योजना समिति का गठन हुआ था 1938 में। कब हुआ था? 1938 में। अगला है पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी होती? तो ये देखो नाम से भी पता चल रहा है कि पंचवर्षीय योजना कितना साल चलेगा? 5 साल। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली में उत्पादित वस्तुओं को लोगों के बीच उनकी क्रय क्षमता के आधार पर वितरित किया जाता है? तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम सार्वजनिक। क्या बोलेंगे? सार्वजनिक। आर्थिक प्रणाली में उत्पादित वस्तुओं को लोगों के बीच मतलब यहाँ पे देखो सार्वजनिक क्षेत्र में बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, तो विचार विमर्श कर लिया जाता है। भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की हुई थी? तो औद्योगिक नीति सबसे पहले कब हुआ था? 1948 में। भारतीय सांख्यिकीय संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो ये कोलकाता में स्थित है। अगला है आर्थिक संवृद्धि का प्रामाणिक सूचक क्या है? तो इसको हम बोलेंगे प्रामाणिक सूचक सकल घरेलू उत्पाद, जो जीडीपी जिसको बोलते हैं, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जिसका अधिक होता है वो देश विकसित कहलाता है, जिसका कम होता है वो विकासशील देश कहलाता है। जैसे भारत हमारा क्या है? एक विकासशील देश है। आगे है विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था? 1995 में। आगे है भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब हुई? तो ये हुई थी 1991 से। कब? 1991 से, जब पंचवर्षीय योजना समाप्त कर दिया गया तो ये नई आर्थिक नीति आया। आगे है प्रत्यक्ष कर खाली स्थान किस पर लगाया जाता है? तो प्रत्यक्ष कर व्यक्ति की आय पर लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है विनिवेश का उद्देश्य क्या होता है? विनिवेश का उद्देश्य क्या होता है? वित्तीय अनुशासन बढ़ाना, आधुनिकीकरण में सहायता करना, सरकार द्वारा आय एकत्रित करना। तो इनमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो योजना आयोग के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री। टाटा स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1907 में। कौन किया था? तो जमशेद जी, जो टाटा जमशेद जी जो थे ना, वही किया था टाटा कंपनी की स्थापना। अगला है टाटा स्टील कितने देशों में कार्यरत है? तो अभी कुल मिला के 26 देशों में कार्यरत हैं। विश्व बैंक को किस नाम से जाना जाता है? इसको बोलते हैं IBRD, इंडियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो इस तरह से कुल मिलाकर के हमने 40 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लिया। आई होप आपको समझ आया होगा। वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना है। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।